जब छत्रपति महाराज शिवाजी मैदान जंग में शहीद हुए और ये खबर औरंगजेब तक पहुंची तो कहते हैं कि वो अपने दरबार में था दरबारियों के साथ। एकाएक उसने दरबार बर्खास्त कर दिया और नवाज पढ़ने चला गया। दरबार में चाटुकार होते ही हैं। कुछ देर बाद जब औरंगजेब लौटा तो दरबारियों ने पूछा कि जनाब, आप इस खबर को सुनने के बाद नवाज अदा करने क्यों चले गए? तो जानते हैं औरंगजेब ने क्या कहा? औरंगजेब ने कहा कि मैं नवाज अदा करने गया था और मैंने उस खुदा को कहा कि या खुदा, तेरा शुक्र है, तूने अगर मुझे दुश्मन भी दिया तो शिवाजी जैसा दिया। शिवाजी जैसा मयार, उन जैसा किरदार, वतन को मोहब्बत करने वाला वो शख्स मेरा दुश्मन था। मुझे इस बात का फक्र है। लेकिन अभी इस जारी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों में देश के मराठी अखबारों में एक विज्ञापन भाजपा छापती है जिसमें यह कहा जाता है कि जब आप मतदान करने जाएं और बटन दबाने से पहले जरा ये सोच लें कि आपके द्वारा दबाया गया बटन ये तय करेगा कि जश्न कहाँ मनाया जाएगा, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। नमस्कार, मैं जगदीप सिंह। जब जब सत्ता के लालच में आकर कोई हाकिम नैतिकता की सारी हदें पार करता है तो जनता जनार्दन के बीच अपना वजूद खो बैठता है। कुछ ऐसा ही इन दिनों नज़र आ रहा है इस देश के माननीय और अभी तक अगर हम बात करें तो कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके द्वारा दिए गए तमाम बयानों को अगर आप एक फेहरिस्त बनाकर उन पर विचार करना शुरू करें तो किसी भी हिंदुस्तानी को जो थोड़ा बहुत जागरूकता रखता है, टीवी अखबार देखता है, गोदी मीडिया को छोड़कर खुद को असहज महसूस करना शुरू कर देगा। कारण बड़ा साफ है, क्योंकि उनके बयानों में इतना झूठ, इतनी नफरत और इतना जहर निरंतर उगला गया कि सहज ही यकीन नहीं आता कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भले ही 4 तारीख तक ही क्यों ना हो। मसलन महिलाओं से कहा गया कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। लोगों से ये कहा गया कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस जो है वो कांग्रेसी खोल कर ले जाएंगे। और तो और ये कहा गया कि जो साल 2014 से पहले का भारत था उस पर उनको शर्म आती है। इसके अलावा भी उनके बड़े सारे ऐसे बयान हैं जिसमें वो बाबरी ताले से लेकर ये तक कहते नजर आए कि अगर क्रिकेट में कांग्रेस का बस चले तो सारे मुस्लिम भर दिए जाएंगे। कभी टेम्पो पर माल लादकर अंबानी अदानियों के घरों से निकलेगा और कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंचेगा। और कभी वो ये कहते भी नजर आए कि जो तमाम जिलों की राजधानियां हैं उनके बारे में फलां फलां चीफ मिनिस्टर को कुछ पता नहीं। तो कहने का कुल तात्पर्य यहाँ पर मेरा इतना है कि जिस तरीके के बयान मोदी जी ने दिए उनसे ये देश सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा हुआ है। खास तौर से अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, दरअसल क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यह सच है कि हमारे देश में क्रिकेट को लेकर राजनीति होती रही है, लेकिन वो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, इलाकों की राजनीति थी। वैसे भी हमारा देश सिनेमा और क्रिकेट के दम पर जीता है, ये एक सच्ची बात है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि क्रिकेट के नाम पर या क्रिकेट जैसे खेल में हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। आपने सरदार पटेल साहब के नाम पर रखे स्टेडियम का नाम जीते जी अपने नाम पर कर लिया, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। आपने जय शाह जैसे व्यक्ति को इस देश के क्रिकेट बोर्ड की कमान थमा दी, तब भी देश कुछ नहीं बोला। क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? यही ना कि वो अमित शाह का बेटा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुनील गावस्कर जैसे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं जो अपने बेटों को इंटरनेशनल क्रिकेट तक नहीं ला पाए, क्योंकि इस खेल में कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, और सिर्फ नाम देखकर या किसी की राजनीतिक रसूख पहचान को देखकर क्रिकेट में भर्ती नहीं कर लिया जाता। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप जब हैदराबाद जाते हैं तो मोहम्मद शमी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि आपको फक्र है, लेकिन तब तक जब तक मोहम्मद शमी जैसे लोग या हमारे खिलाड़ी आपकी बात करें
नहीं तो आप फिर हिंदू मुस्लिम पर आ जाएंगे। ये किस तरीके की राजनीति हमारे मोदी जी कर रहे हैं, समझ से परे है। और तो और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि कसाब को सपोर्ट करने वाली पार्टी है कांग्रेस। कमाल है, जिसके राज में आतंकी कसाब को फांसी हुई उसे कांग्रेस सपोर्ट करती है, और जिस पार्टी ने राम मंदिर के पहली बार ताले खुलवाए वो वहां पर ताला लगवा देगी। जब बयानों का मयार इतना गिर जाता है तो लोगों को भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि सच्चाई क्या है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी जी जब आप पाकिस्तान गए थे बिना बुलाए, शॉल ले गए, मिठाई ले गए, बिरयानी खाने चले गए, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि जब पाकिस्तानी आपको अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा ये देश फक्र करता है कि आप हमारे प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएं, या फिर अगर बटन दबा रहे हो तो ये सोचकर दबाओ कि जश्न कहाँ मनाया जाएगा। अरे अगर पाकिस्तानी किसी को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो राहुल गांधी हैं या फिर कांग्रेस है, क्योंकि उन्हीं की दादी थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया। ये वही इंदिरा जी थी जिन्होंने 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जब सैम मानेकशॉ जैसे आर्मी ऑफिसर्स इस देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। और आप कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो कांग्रेस को चाहते हैं। आपके बयानों से एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि आखिर आप हताश हो चुके हैं। बौखलाहट एक आपके बयानों में झलकती है। अभी पिछले दिनों आप ये कहकर हटे कि अंबानी और अडानी जो है वो टेम्पो में माल भर भर कर जो है वो कांग्रेस को भेज रहे हैं, इसलिए राहुल जी चुप हो गए। राहुल जी तो बोले उसके बाद, और तो और राहुल जी ने बड़ी एक साफ गोई से बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से जो भी कहलवाना हो आप बताइए। पिछले 10 सालों में आप पर आरोप लगते रहे, आपकी दोनों परम मित्रों को लेकर बहुत शोर मचा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर उन तमाम फोटोग्राफ्स को लेकर जब राहुल जी संसद में पहुंचे, जब उनकी संसदीय सदस्यता अमित शाह साहब के एक वकील ने जो उस वक्त जज बना था ख़त्म कर दी पहली मर्तबा, और दूसरे को आपने समय से पहले प्रमोट करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया। और ये तो भला हो इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, वरना आज इस देश की दोनों बड़ी विपक्षी जमातों के दोनों बड़े नेता जेल में होते। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साल 1992 में 93 में जब सीताराम केसरी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब का मामला निकालकर आपने कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने टैक्स जो है वो समय पर अदा नहीं किया। कम्युनिस्टों का खाता बंद कर दिया, ये कहते हुए कि आपका पैन कार्ड पुराना है। अरे मोदी जी, पहली तो बात ये कि कोई भी सियासी तंजीम जो है वो इनकम टैक्स भरती नहीं। आपने कितना इनकम टैक्स भरा है आपकी पार्टी ने, जरा बताएंगे? क्योंकि ये समाज हित में खड़ी होती हैं राजनीतिक जमातें। और आज तक आपसे किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके 5 स्टार जैसे आपने भाजपा के दफ्तर पूरे देश में बना दिए, सैकड़ों दफ्तर आपने खड़ा कर दिए, कहां से आया वो पैसा? मैं अक्सर कहता हूं, इस देश का नहीं, इस दुनिया का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला आपने किया। और वैसे भी गड़बड़ झालों में, घोटालों में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी पार्टी बड़ा शोर डालती थी आयुष्मान परियोजना को लेकर। 7.5 लाख मरे हुए लोगों का इलाज कर दिया आपने। एक एक नंबर पर 10-10 हजार लोगों का इलाज हुआ। कई 100 करोड़ का गड़बड़ झाला। फिर भारतमाला की बात आती है। एक सड़क जो 1 रुपए में बननी थी, आपके राज में 14 रुपए में बनी। और उदाहरण के लिए, अगर एक सड़क 6 लेन है, तो जब आप देश को बताते हैं कि आपने कितनी दूरी तक सड़कें बना दी, तो आप उन 6 लेन को जोड़कर उनकी कुल दूरी को बताते हैं।
अयोध्या विकास परिषद घोटाला, पेंशन घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, कितने घोटालों की बात करें, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो इस देश की आंखें खोल दी। सनातन के हक में खड़ी होने वाली भाजपा बीफ कंपनियों से पैसे खाती है, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों से खाती है जिनके सैंपल्स फेल हो जाते हैं, और बाद में मोदी जी की फोटो कोरोना के उस टीकाकरण वाले प्रमाण पत्र से हटा दी जाती है, क्योंकि लंदन में असल में जो कंपनी थी जिसने वो अपना फार्मूला बेचा एक हिंदुस्तानी कंपनी को, वो ये मान जाती है कि उसकी इस दवा से लोगों को ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक तक हो सकता है। कितनी जवान मौतें हुई इस देश में, कोई हिसाब है? और आप तो उससे भी पैसा खाकर बैठ गए। और तो और एक नया घोटाला आपकी सरकार का सामने आया। 750 किसानों के शहीद होने के बाद एक ऐसा हाकिम जो हंकारी है, वो मजबूरन कानून वापस लेता है, ये कहते हुए कि शायद उसकी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। वही हाकिम जब लक्षद्वीप पर समंदर की रेत के किनारे चलता है तो लाल कालीन बिछा दिए जाते हैं, लेकिन देश के किसानों के लिए सड़कों पर कीलें ठोकी जाती हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी की जाती हैं, ड्रोन्स के साथ सहारे से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। कितने किसान इस देश में आत्महत्या करके मर चुके, कोई हिसाब है आपको? अरे एक आंकड़ा ये बता रहा है, ताजा जो सर्वे हुआ है, कि इस देश में तो हर घंटे 2 किसान और 1 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। और जिस नए गड़बड़ झाले का मैं आपको बताना चाहता हूं, खैर आपको तो पता ही होगा, आपने सरकारी एजेंसीज जो किसानों की फसलों का इंश्योरेंस करती थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स छीनकर प्राइवेट कंपनीज को दे दिए, और उन कंपनियों ने कई हजार करोड़ रुपया किसानों का दबा लिया। ये नया गड़बड़ झाला है जो आपके राज में निकल कर आया। और अभी तो आप इंतजार कीजिए, एक बार जब आपको ये देश बाहर का रास्ता दिखा देगा, उसके बाद आपकी पार्टी के बड़े सारे नेता बड़े घर की सैर करेंगे। याद रखिएगा, जिस देश में तमाम वो सरकारी एजेंसीज जिनकी कभी कोई विश्वसनीयता होती थी, उनको आपने मदारी का बंदर बना दिया। 90 से 95% मामले आप विपक्षी नेताओं पर दर्ज करवाते हैं, और वो जो 25 चोर हैं जो अली बाबा की पार्टी में गए, उनका क्या कहेंगे? प्रफुल्ल पटेल के बारे में, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, अशोक चौहान के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने नाम आपको गिनवाऊं? अमरिंदर सिंह के बेटे के बारे में आप क्या कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी के बारे में आप क्या कहेंगे? गीता कोड़ा के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने नाम आपको गिनवाऊं? वो तब तक भ्रष्टाचारी थे जब तक आपकी पार्टी में नहीं थे। एक बार आपकी वॉशिंग मशीन में उन्होंने डुबकी लगा ली तो वो पाक साफ हो गए, गंगा नहा कर आ गए। तो आपसे अनुरोध है मोदी जी, कम से कम थोड़ा सा मर्यादित रहिए। इतना भी इस देश के लोगों को मजबूर मत कर दीजिए कि वो ये सोचने लगें कि आखिर कैसा प्रधानमंत्री उन्होंने इस देश को दिया। और वैसे भी आप क्या समझते हैं, इस देश के 140 करोड़ लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ आता नहीं, मूर्ख हैं। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे उनको कह देंगे, और वो ताली और थाली पीटने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये मुगलाता अपने जहन से निकाल दीजिए मोदी जी। और आज अंत में सिर्फ इतना कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, सत्ता कभी किसी की नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अगर राजनीति में नैतिकता ना रहे तो वो उस देश, समाज या राष्ट्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।